नमस्कार, जय भीम। मैं हूँ अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। देश में जो सबसे बड़ा अभी मुद्दा है वह किसान आंदोलन का मुद्दा बन गया है। पिछले 2 महीने से तकरीबन यह आंदोलन लगातार चल रहा था, लेकिन 26 जनवरी को जिस तरीके से जो भी घटनाक्रम घटा, उसके बाद इस आंदोलन ने एक व्यापक राष्ट्रीय बहस का विषय हो गया है यह आंदोलन। और पूरे देश भर में अगर आज के वक़्त में कोई चर्चा हो रही है, जो सबसे हॉट टॉपिक है वह किसान आंदोलन है। इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद वरिष्ठ पत्रकार अरविंद सिंह जी। अरविंद सिंह जी सालों से राजनीति को, देश की राजनीति को करीब से देख रहे हैं। किसान आंदोलनों को उन्होंने काफ़ी कवर किया है अपने वक़्त में। सर, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद अशोक भाई जी। सर, आपने तमाम किसान आंदोलन देखे हैं। हमारी बात हो रही थी तो आपने महंत सिंह टिकैत का आंदोलन भी देखा है, बोट क्लब वाला आंदोलन भी देखा है, जो बहुत चर्चित रहा था। तमाम उन आंदोलनों से यह जो आंदोलन चल रहा है किसान आंदोलन, वह कितना अलग है? देखिए, ये जो आंदोलन है अशोक भाई, ये ध्यान रखना होगा कि जो पुराने जो आंदोलन, जैसे आप महेंद्र सिंह टिकैत की बात कर रहे हैं, जी। टिकैत का आंदोलन ले लीजिए, या जो पंजाब के बहुत सारे किसान संगठन हैं उनके जो 80 के दशक के जो आंदोलन थे, या जो कर्नाटक की आप बात करिए तो कर्नाटक रैयत संघ का जो आंदोलन था, या गुजरात खेडू समाज के आंदोलन था, या तमिलनाडु के जो जहाँ सबसे पहले संगठन बने उनके जो आंदोलन थे, वो सूचना और संचार क्रांति में बदलाव के साथ जिस तरह की चीजें बदली हैं, उसमें आपने गौर किया होगा कि दिल्ली में जब बड़ी से बड़ी किसानों के जमावड़े होते रहे हैं, तो कभी भी मीडिया ने जो है महत्व नहीं दिया उसको। नहीं दिया, बिल्कुल। और अब जो इस आंदोलन में जो एक नया फर्क मुझे समझ में आ रहा है कि किसानों के पास किसान मीडिया के दफ्तरों में नहीं जा रहे हैं, मैंने उनको टीवी के दफ्तरों में नहीं जा रहे, लेकिन उनके पास एक वैकल्पिक मीडिया उभर रहा है। वैकल्पिक मीडिया का उभरना एक बड़ा सकारात्मक संकेत है, क्योंकि अभी तक क्या है कि जब भी कोई आंदोलन होता है, चाहे वो गरीबों का आंदोलन हो, चाहे वो आदिवासियों का आंदोलन हो, अनुसूचित जाति जनजाति के जो भी पक्ष हैं, मधुआ मजदूरों का कोई हो, तो उसमें सामान्यतया मीडिया उसको इग्नोर करता है। ये उनकी शिकायत अगर है तो ऐसी शिकायत जो है वो गैर वाजिब नहीं है, किसान भी उसी में शामिल है। और जो मैंने पहले से भी, जब चौधरी टिकैत का जो आंदोलन दिल्ली में हुआ, तो उसके पहले मैं बताऊं, जो सबसे बड़ा जो उनका आंदोलन 24 दिनों का जो चला, वो मेरठ कमिश्नरी का चला। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि किसान संगठन का शहर में आया हुआ पहला सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसने 24 दिनों तक उस मेरठ में, जब उसकी पहले मेरठ दंगों में जल रहा था, अगर आप देखे होंगे तो मेरठ के बहुत ही भयानक दंगे हुए थे। हमने उसको कवर किया था तो हमें अच्छे से तरीके से याद है। जैसे लग रहा था कि पूरा शहर ही सुलग रहा हो। लेकिन इस आंदोलन ने उस शहर में एक नॉर्मेंसी लाने का काम किया था, भले सरकार हिली रही होगी। और मैं पहली बार बता रहा हूँ, कोई ऐसा आंदोलन हुआ होगा जिसने पूरे दुनिया भर के मीडिया का ध्यान, क्योंकि मैं पहली बार वहाँ जो मार्क टेली साहब से मिला, और तमाम बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के लोग जो है, और बड़े बड़े पत्रकारों ने लिखा है। मैं आपको बताऊं कि मुझे जवाहरलाल कौल साहब का याद आता है, उन्होंने बड़ा भारी पीस लिखा। इसके बाद चंदन मित्रा का मुझे याद आता है कि उन्होंने दिनमान में एक पीस लिखा। संतोष भारती ने लिखा, कमर वहीद नकवी जी ने लिखा कि जो है टिके हुए हैं महात्मा टिकैत। और टिकैत को महात्मा की जो उपाधि ठीक उसी तरीके से मिली जैसे बारदोली में सरदार पटेल को मिली थी। तो इसमें अशोक भाई जो एक बात है कि 1917 से ले और 1922 के दौरान, मतलब आज के 100 साल पहले का अगर वो परिदृश्य देखेंगे, तो भारत में किसान आंदोलनों का एक पूरा दौर चला था। और इसको कोइंसिडेंस मानिए या जो भी मानिए, 2017 से लेकर के और 2022 के बीच में, जबकि उन आंदोलनों की शताब्दियां चल रही हैं। जैसे अभी आपको याद ही है कि उत्तर प्रदेश सरकार चौरा चौरी को लेकर के तैयारी कर रही है। मुंशीगंज का जो गोलीकांड रायबरेली का है, जिसका किसी ने कोई नहीं मनाया, उसकी भी शताब्दी चल रही है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने उसको जो है छोटा जलियांवाला बाग कहा था। तो अब सवाल यह है कि आज का जो किसान आंदोलन है ना, वो परिदृश्य अलग था, अंग्रेजी राज था,
चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जब आंदोलन चला रहे थे, जब पहला जो 1987 में, जब ये जाड़ों के ही दिन थे, क्योंकि उनका जो आंदोलन चला है तो 27 जनवरी मतलब 1988 से लेकर के, और फिर जो है ये 19 फरवरी 88 तक चला, मतलब मेरठ का जो आंदोलन जिसको कर रहा था। तो वो पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें मीडिया, खासतौर पर प्रिंट मीडिया ने इस बात को गंभीरता से लिया, और उसका फायदा भी हुआ, क्योंकि मैं तो अमर उजाला में रहा, तो उन दिनों अमर उजाला को किसान आंदोलन ने आंदोलन से काफी मदद मिली, चाहे वो मथुरा की बात हो, चाहे वो मेरठ मुजफ्फरनगर हो, ये आंदोलन तो उसका बड़ा भारी असर रहा। तो मैं जो देख रहा हूँ अशोक जी, अभी जो देख रहा हूँ, इसमें एक ही बदलाव जो दिख रहा है कि उनको एक समर्थक मीडिया मिला है। समर्थक मीडिया भी मिला, या एक वैकल्पिक मीडिया आज किसान के पास है कि उसकी पूरी बात पहुंच रही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई मेन स्ट्रीम के चैनल ने राकेश टिकैत की बात को पश्चिम में पहुंचाया ना। तो ये जो है ना, ये जो मोबाइल की जो ताकत है, जिसको कहिए सूचना संचार की ताकत, वो केवल शहरी भारत के पास नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत को भी मिल गई, ऐसा मुझे नजर आ रहा है जी। ओके। सर, आपने राजनीति को कवर किया है बहुत लंबे समय, सब भी कर रहे हैं, तमाम दांवपेच आपने देखे हैं राजनीति के। 26 जनवरी को जो भी हुआ, आपको क्या लगता है, वह अचानक हुई बात थी, या फिर यह इसके पीछे एक साजिश रची गई है, जैसा कि आशंका जताई जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से सारा घटनाक्रम हुआ, क्योंकि उसके बाद फिर देश, तिरंगा और तमाम चीजें जुड़ गई हैं। नहीं, बिल्कुल, ये जो है, ये कोई पहला मौका नहीं है कि किसान आंदोलनों को बदनाम करने की, या जन आंदोलनों को बदनाम करने की इस तरह की साजिशें, लेकिन ये साजिशें लगातार बढ़ रही हैं। खासतौर पर अगर आप ये देखिए कि सवाल ये है कि पूरा का पूरे आंदोलन में जो शामिल लोग थे, जो 12 बजे से अलग अलग जगह ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे, क्या उनको हम उसके लिए गुनहगार माने, या जिनके चेहरे बाकायदा दिख रहे हैं, बाकायदा सोशल मीडिया पर पता है, और वो खुद जो है मतलब एक तरह से फेसबुक लाइव करके बता रहे हैं कि साहब हम क्यों गए थे वहां। तो सवाल ये है कि मैं जानता हूं कि जब पंजाब की जो समस्या आई और जो खालिस्तान का मुद्दा शुरू हुआ, उस समय की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। पंजाब ने बहुत बड़ा आतंकवाद को झेला, और झेलने के बाद वो मुख्यधारा में शामिल हुआ है। लेकिन अगर आप पैरेलल देखेंगे तो आज नागालैंड बिल्कुल जीरो नहीं कह सकते आप, नागालैंड में सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। आप कश्मीर की अगर आप बात करेंगे तो पैरेलल जो है, कश्मीर में अभी समस्या खत्म नहीं हुई। तो पंजाब ही एक पात्र राज्य है भारत में जिसने जो है उग्रवाद की समस्या का न केवल अंत किया, बल्कि उस दौर में मैं आपको बताऊं, केवल किसान था पंजाब का जो भारत की खाद्य सुरक्षा को लगातार बनाए रखा जब आतंकवाद चल रहा था पंजाब। और इसके बाद जो है पंजाब में मतलब वो ये जो घटना घटी, ये सबके तो सामने है जी। आप ये देख लीजिए कि कौन है जो लगातार एक मेढक की तरह टर टर कर रहा है कि साहब जी लाल किले पर खालिस्तानी झंडा। क्या वो खालिस्तानी झंडा फहराया गया है? पहली चीज तो ये है। अगर वो निशान साहब, मैं फिर भी मान रहा हूँ कि निशान साहब का फहराना भी गलत है, आप लाल किले पर इस तरह का किसी, लेकिन सवाल है जिन लोगों ने तिरंगा छोड़ के कोई भी झंडा फहराना गलत है। वो तिरंगा, लाल किला जो है मान सम्मान भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है, और इसलिए जो मेरठ के क्रांतिकारी 1857 में दिल्ली पहुंचे तो कहीं और नहीं, वो सीधे लाल किले पहुंचे थे, और लाल किले पे उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना जी। तो लाल किला तब से, जब से बना है तब से अब तक जो है, ऐसा तो नहीं है, समय के साथ झंडों के रंग बदलते रहे होंगे, लेकिन अब आज जो आज का तिरंगा है वो तिरंगा जो है, हम मान के चलते हैं कि भाई हर भारतीय के मन में वैसा ही तिरंगा रचा हुआ जैसे लाल किला। तो सवाल है कि जब लाल किले में सेना थी तब तो झंडा नहीं फहराया गया था। तो सवाल है कि उस लाल किले को डालमिया को किसने दे दिया फिर? इसका मतलब है कि जो हमारे महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज है, लाल किला भी वर्ल्ड हेरिटेज है जी। उसको किसी भी निजी व्यक्ति को देने की जरूरत नहीं है। वहां इस बात का ध्यान रखा जाए कि वहां घटने वाली कोई भी घटना संवेदनशील होगी। मेरा अनुरोध ये है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न घटें। लाल किले के उस हिस्से को जहाँ झंडा फहराया जाता है उसको दोबारा सेना को बिल्कुल सौंप देना चाहिए, क्योंकि पहले से सेना लगातार रही, और अभी भी आप देखेंगे 15 अगस्त को सेना का एक महत्वपूर्ण रोल होता है वहाँ। तो अब पहली तो घटना है, तो अब हमको सबको पता है, जो लोग बार बार यही चिल्ला रहे हैं कि साहब वो फहरा गया, और पूरे देश भर में फैलाया जा रहा है।
तो क्या उनको पता नहीं? प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया कि तिरंगे का अपमान हुआ मन की बात में। दिल्ली पुलिस जी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि तिरंगे का पता अपमान है। हुआ। तो अशोक जी, मेरा ये कहना है कि भाई जी कुछ कह रहे हैं? हाँ जी 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 बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सबको पता है कि वहाँ किन लोगों ने किया है। इसके बावजूद जो किसान संगठनों से जुड़े जो लोग हैं, जो 2 महीने से पीसफुली बैठे हुए थे अपनी मांगों को लेकर के, जो 11 बार भारत सरकार से मिल चुके अपनी मांगों को लेकर के, और उन्होंने संवाद भी किया, पूरी तैयारी की, उन लोगों पर उन्होंने मान भी लिया कि भैया चूंकि नेतृत्व हम कर रहे हैं तो गलती होगी, माफी मांगी है देश से होगा। ठीक है। देश से माफी मांगना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। आपको याद होगा इस देश में बड़ी बड़ी घटनाओं के लिए लोगों को माफी मांगने में 25 साल लग गए हैं जी। मतलब माफी मांगने में 25 साल लग गए हैं लोगों को। छोटी छोटी बातों को यहाँ लेके नहीं बैठना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि ये सब मांग लिया है, जो गुनाहगार है सबको पता है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, अपराध शाखा जांच कर रही है, तो सामने आएगी। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं कि इस तरह के आंदोलनों को बदनाम करने की कोशिश हुई है। उनके खिलाफ घृणा अभियान चलाया गया है, और लोग उन लोगों की बात समझ में आती, पता ही नहीं, जिनको भारत का पता नहीं, जिनको ग्रामीण भारत का पता नहीं। लेकिन सामान्यतः इस देश में हम कोई जो है ऐसे देश में नहीं रह रहे हैं जहाँ जो है आप दिल्ली से गुड़गांव भी जाएंगे आप तो भी पता चल जाता। आप दिल्ली से मेरठ जा रहे होंगे तो भी खेत दिखेंगे आपको, गांव बीच में पड़ेंगे जी। ऐसा नहीं है कि भारत अभी भी गांव का देश है, सबसे बड़ी आबादी गांव पर निर्भर है जी सर। तो मुझे लगता है कि ये जो नकारात्मकता फैलाई जा रही किसानों के बारे में बंद हो जी। सर मैं सरकार मानने को तैयार नहीं है, साफ है। किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, ये भी साफ है। तो असल में जब भी जन आंदोलन होते हैं तो सरकारों को झुकना पड़ता है। लेकिन इस बार ऐसा आखिर सरकार को क्या हट है कि वो बातों को लगातार उलझा रही है? मतलब वो कौन सी चीज है, वो किस बात का दम्भ है सरकार को कि वो लग रहा है कि बिल्कुल उसने इग्नोर करके रखा हुआ है? आमतौर पर पहले ऐसा देखा नहीं गया। कानून जो बनाने की जो प्रक्रिया जी देखिए, इसमें जो इस कानून को पूरे बनाने की प्रक्रिया को अगर आप समझेंगे तो वो बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसके नाते कि लोगों के अंदर बहुत शक पैदा हुआ। पहली चीज तो ये है कि अगर आपको सुधार का कोई काम करना है तो ऑर्डिनेंस से नहीं हो सकता वो। ऑर्डिनेंस के बारे में सबको पता। आप देखिए, मैं तो खेती बाड़ी के साथ संसदीय मामले भी देखता रहा हूँ। जब मावलंकर स्पीकर थे लोकसभा के जी, तो शुरू के दिनों में पंडित जवाहरलाल नेहरू से और मावलंकर साहब से, लोकसभा स्पीकर के साथ काफी लंबा डिबेट चला इस बात को लेकर के कि ऑर्डिनेंस को ले आने का मतलब यह है कि आप संसद की सर्वोच्चता को चुनौती दे रहे हैं। कानून बनाना संसद का काम है। तो आपात स्थिति तो नहीं थी ऐसी कोई कि आप कृषि सुधार के उस कानून को 5 जून 2020 को लेकर के आ रहे हैं, जब कोरोना बिल्कुल पीक पर था। पहली चीज। दूसरी चीज है कि अगर आपको वास्तव में उसका कुछ देखना ही था तो आप देखिए 2005-6 में जब बिहार में मंडियों को खत्म कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, उसके बाद बिहार की क्या हालत है। मैं आपको बताऊं कि मैंने 2017 में जब लगातार पूरे चंपारण के उस इलाके का दौरा किया तो मैंने ये पाया कि वो सिचुएशन थी जो मतलब पहले की इसी तुलना में जब मंडियां थी और जब नहीं है। तो सवाल है कि अगर पूरी की पूरी एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं, और कृषि सुधार भी होना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि बाकी हर जगह सुधार होगा और कृषि क्षेत्र में नहीं होगा तो किसान फिर भी जी। लेकिन मूल सवाल यह है कि जो आप एमएसपी तय कर रहे हैं और जो जिसके बारे में जो कृषि मूल्य नीति है 1985-86 की, वो ये बताती है उसको तो आप मान। उसका पहला है कि कृषि मूल्य फसल बुआई के पहले घोषित होना चाहिए। आप कटाई के पहले घोषित कर रहे हैं, तो बुआई के पहले क्यों घोषित होने चाहिए? इसलिए होने चाहिए क्योंकि किसान ताकि अपने हिसाब से सोच के वो फसल लगा सके। उसको लगेगा फायदा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो नहीं हो। हालत यह है कि पूरे भारत भर में जो किसान मांग रहे हैं कि एमएसपी पे कानून बनाया जाए, भारत में केवल धान और गेहूं जो है वो एमएसपी पे खरीदा जा रहा है अधिकतम। कुछ जो बाकी चीजें हैं वो नाम मात्र की हैं। कई मोटे अनाज की बात कर लीजिए, आप दालों की बात कर लीजिए, वो बिल्कुल प्रतीकात्मक है भारत जैसे विशाल देश में, और खरीद भी कहाँ हो रही? चंद राज्यों में। तो इसलिए अगर आप इसको खोल रहे हैं बाहर के लोगों के लिए तो सबसे जरूरी हो जाता है
कि जो उत्पादों के जो दाम है उनका मिनिमम की बात कर रहा है ना, वो एमआरपी की तो बात ही नहीं कर रहा हो। आप उसको मिनिमम सपोर्ट भी देने के लिए तैयार नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो। और सबको पता है अशोक जी कि जो सामान, जो धान किसान से जो है 900 रुपए में खरीद रहा है, जो गांव का कारोबारी, वो उसके 3 गुने में जाकर के बेच रहा है बाजार में। सबको पता है ये चीज, कोई ऐसी छिपी हुई चीज नहीं है। तो अब सवाल ये है कि ये कानून ऐसा है जो एमएसपी पर ना होने पर कि पूरा किसान समुदाय उससे प्रभावित होगा, क्योंकि मालूम है, हम लोगों ने अपने आंखों के सामने देखा है कि जो भारत की जो उस तरह की कंपनियां थी वो किस तरह से बर्बाद हुई हैं। और आज पूरा का पूरा जो भारत का जो कृषि जो कारोबार है वो मल्टीनेशनल कंपनीज और उनके हवाले हो गया है। सर बीटी कॉटन में आप देख लो, 1000 करोड़ रुपए की रॉयल्टी ली जा रही है। जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि आंदोलन ने इतना बड़ा रूप धारण कर लिया है, खासतौर पे 26 जनवरी के बाद, जब लग रहा था कि सब कुछ सिमटने वाला है, अचानक चीजें और ज्यादा बड़ी हो गई हैं पहले से भी। इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? क्या आपको लगता है कि इसका कोई राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा देश की राजनीति? नहीं, ये पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा, और कुछ लोगों को जिनको ये गलतफहमी थी कि पंजाब में, क्योंकि अकाली दल बाहर हो गए हैं तो अब एक भूमि है पंजाब उनके लिए, तो पंजाब की बंजर भूमि में उनको कुछ मिलना नहीं है अब आगे चल करके। और उस तरह से अगर आप देखेंगे तो प्रोमिनेंट सिख लीडर में जब आप बादल की बात कर लीजिए, जो और जो खासतौर पर अकाली घटकों के जो नेता थे वही थे बीजेपी के साथ जी। अब आज उनके पास कौन सा नेता है, आप मुझे बताइए। सिद्धू तक तो है नहीं, उनके पास जा चुके हैं। तो सिखों में भी बीजेपी के पास कोई बड़ा नहीं है। और जो है हरदीप सिंह पुरी जी, वो जीवन भर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं, वही बार बार अपना बयान दे रहे हैं। तो और उनकी कोई वहाँ पूछ है नहीं। तो सवाल ये है कि ये पॉलिटिकली भी एक निश्चित तौर पर मुद्दा बनेगा। और इसका जो है, अगर ग्रामीण भारत में लगातार जो एक भावना बढ़ती जा रही, क्योंकि देखिए एमएसपी गारंटी कानून ये हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है। ये इससे भी ज्यादा उन राज्यों का मामला है जिन राज्यों में एमएसपी पे खरीद नहीं होती है। क्योंकि अगर इस बात की गारंटी हो जाती है कि एमएसपी पे खरीद होगी, तो जो गांव का कारोबारी है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। अगर इतना ही हो जाए तो किसान को बहुत बड़ा आधार मिल जाएगा। यूपी में क्या और जहां सरकार का पैसा ही नहीं लगना है, यूपी की राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा? उससे सरकार बच क्यों रही है, सवाल ये है। हाँ, यूपी में क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि अब केंद्र यूपी हो गया है। यूपी में क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि अब केंद्र यूपी हो गया और अगले साल चुनाव है। यूपी की बात कर रहा हूँ जी। नहीं, आप सवाल दोबारा बताइए। मैं कह रहा हूँ कि यूपी में क्या राजनीतिक फर्क पड़ेगा, क्योंकि यूपी में अगले साल चुनाव है। अभी किसान आंदोलन का केंद्र यूपी बन चुका है। आपकी आवाज ठीक मिल नहीं रही है। मैं ये सब पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश एक केंद्र, उत्तर प्रदेश केंद्र। आपकी आवाज हमें मिल नहीं रही, मैं दोबारा एक बार देखता हूँ। अब देखिए, आवाज आ रही है आपकी? जी जी जी। आप ही का कुछ कनेक्शन वो लग रहा है मुझे। जी, अभी आवाज आ रही है सर? अशोक जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही थी। आवाज आ रही है अभी? हाँ हाँ हाँ, आ रही है सर, आ रही है। आपकी आ रही है। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब इसका केंद्र ना कहीं यूपी बन गया है। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि ये जो पूरा आंदोलन है, ये आंदोलन जाटों का है। ऐसा लोगों को लग रहा है, जैसे या तो सिखों का है और फिर जाटों का है। तो ये जाटों का जो आंदोलन जो लोग समझ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि क्योंकि दिल्ली जो है, जो लोग हैं वो एक बड़ी संख्या में इसमें शामिल हैं। लेकिन ये कहना कि ये केवल जाटों का आंदोलन है, ऐसा गलत है। इसमें न केवल किसान है बल्कि खेतिहर मजदूर भी हैं, जो काफी बड़ी संख्या में है, उनकी भागीदारी भी है जी। आप अगर उठा करके देखेंगे तो एक गांव उभर के आ गया है यहाँ। क्योंकि जब आप गांव की बात करते हैं तो गांव में हर समुदाय शामिल है। कोई
कोई जो है एक कोई कम्युनिटी का आंदोलन नहीं रह गया है। और पंजाब में भी यही हुआ, क्योंकि पंजाब की खेती बाड़ी में जो कृषि श्रमिक हैं वो बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा इज्जत के साथ रखे जाते हैं। अगर आप कभी पंजाब जाइए देखिए तो उनको, हमारे इलाकों के जो लोग हैं जो वहां गए हैं वो दोबारा आना नहीं चाहते। इतने ज्यादा मैंने सम्मान और प्यार के साथ खिला पिला के उनको रखा जाता है, और संसाधन से लेकर के सब। तो सवाल यह है कि ये जो राजनीति पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि किसान अगर खुश है तो निश्चित तौर पर वो एक वोट बैंक है, और बहुत ही मजबूत और ताकतवर वोट बैंक है। और किसान अगर नाखुश है तो अब सवाल है कि एक मुद्दा ये है कि क्या जो मंदिर मस्जिद की लड़ाई का केंद्र बना रहा उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बयार बह जाएगी। लेकिन अब वो मंदिर और मस्जिद, ये इस पर आप अनंत काल तक वोट नहीं ले सकते। अगर आप ये देखेंगे तो जिस कांग्रेस को ये था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के वोट उनके जो है परमानेंट हैं, वो तो उनका घमंड टूट गया। जो है मुसलमानों के बारे में कांग्रेस को ये लगता था कि शायद ये कभी जाएंगे ही नहीं, जो है वो भी चले गए। तो सवाल है कि जहां भी वैकल्पिक शक्ति आती है तो निश्चित तौर पर अगर किसान एक मजबूत संगठन के, ऐसा नहीं ये जो किसान संगठन है इनके बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। जी तो सर, आप ये देख लीजिए उत्तर प्रदेश, कहीं ना कहीं हम मान लें कि ये जो किसानों का आंदोलन है एक सामाजिक और राजनीतिक तौर पे भी एक बड़ा प्रभाव डालेगा, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की राजनीति पे, पूरे देश के समाज पे। क्योंकि एक मुद्दा होता है और मुद्दा भले एक खास हिस्से में चल रहा हो, आज के वक्त में संचार मीडिया के दौर में वो मुद्दा रातों रात देश का मुद्दा बनते, उसको देर नहीं लगती। सर, आपने समय दिया, हमसे इस मुद्दे पे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।